रूपांतरण और प्रासंगिक दृश्यों का सहारा लिया गया है। दर्शक ये ध्यान रखें। वडनगर के गौरीकुंड में हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ा मेला लगता था। पिता दामोदर दास मोदी ने नरेंद्र को मेला घूमने के लिए 1 रुपया दिया। उस वक्त देश के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ आई थी। नरेंद्र ने दोस्तों से बात की और सबसे 1-1 रुपया लेकर मेले में चाय का स्टॉल लगा लिया। अपने घर से स्टोव और बर्तन ले आया। चाय बनाना तो वो जानता ही था। इससे जमा हुए पैसे उसने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दे दिए। साल 1973 अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल। मेस बिल में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। छात्रों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दी। 23 साल का नरेंद्र भी इस आंदोलन से जुड़ गया। ये चिंगारी गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐतिहासिक नवनिर्माण आंदोलन के रूप में भड़क गई। खास तौर पर युवाओं ने यूनिवर्सिटी में यह आंदोलन का केंद्र बना दिया। उस वक्त स्लोगन था, अगर सच के नाम बगावत है तो समझो हम सब बागी है। जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद। नवनिर्माण आंदोलन ने गुजरात में चिमनभाई पटेल की कांग्रेसी सरकार को उखाड़ फेंका। इंदिरा सरकार तक हिल गई। नवनिर्माण के बाद चुनाव हुआ तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता मोर्चा बना, महबूबा जसभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। जल्द ही एक और बड़ा राजनीतिक भूकंप आने वाला था। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के रायबरेली से सांसद के तौर पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी 1971 में हुए चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की दोषी पाई गईं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। देश की सबसे बड़ी अदालत से भी उन्हें खास राहत नहीं मिली। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्र की अखंडता के लिए कठोर कार्रवाई करना जरूरी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लाद दी गई। अखबारों को सरकार के खिलाफ एक भी शब्द लिखने का अधिकार नहीं था। उस वक्त टीवी नहीं था, ज्यादातर प्रिंटिंग प्रेस था, उसके माध्यम से मीडिया चलता था। तो शाम को आपका जो न्यूज़पेपर बना हो वो पुलिस स्टेशन में दिखाना पड़ता था। उसमें से अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ है तो निकालना पड़ता था, कांग्रेस के खिलाफ कुछ है तो निकालना पड़ता था। विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ लाखों की तादाद में आम लोग गिरफ्तार किए गए। 25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास में एक कलंक दिन के रूप में याद किया जाएगा। इमरजेंसी के काले दौर में 25 साल का युवा नरेंद्र भी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में शामिल हुआ। पुलिस नरेंद्र को ढूंढ रही थी।
लेकिन कभी साधु तो कभी सरदार बनकर वो लगातार अपना काम करता रहा। हम भावनगर कारागार में थे। मैं साधना साप्ताहिक का संपादक था और सेंसरशिप के खिलाफ लड़ा, इसलिए मैं वो कारागार में था। हम 1 साल रहे। उनको कुछ पूछना था तो वेश बदल कर आ गए वो जेल में। मुझे मिले और भी लोगों को मिले, तो ये उनका साहस का स्वभाव था। नरेंद्र गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर से आए तमाम नेताओं की भी हर संभव मदद करता रहा। गुप्त बैठक आयोजित करने से लेकर जरूरी दस्तावेज और प्रतिबंधित पत्र पत्रिकाएं सुरक्षित जगह पहुंचाने तक। जो काम है समाज में जागृति लाने का, यानी कि अलग अलग पत्रिकाएं जो होती थी, जो न्यूज़पेपर में नहीं आते थे सेंसरशिप के नाते, तो वो फैलाना, कई ऑर्गेनाइजेशन की जो गतिविधि चल रही है वो समाज में लाना और विदेश में पहुंचाना, ये सब कार्य करने वाले अंडरग्राउंड वर्कों में नरेंद्र भाई मुख्य थे। मीटिंग की सिस्टम कैसी थी? बिफोर सनराइज हमें वहाँ पहुँचना, आफ्टर द सनसेट सबको निकलना। तो मीटिंग पूरी हो गई और हम सब निकले। माने नरेंद्र भाई हमसे आगे थे, मैं बाकी के लोगों के साथ एक पुरानी गाड़ी में था और आगे पुलिस खड़ी थी। मैं तो घबरा गया। उन्होंने भी देखा कि पुलिस है। वो तो बड़े चालाक होशियार, उन्होंने राइट सिग्नल दिखाया और फिर लेफ्ट बताया। तो मैं घबरा गया कि ये कैसा है, मगर फिर कि मैं राइट को जाता हूँ, आपको लेफ्ट में जाना है। आपातकाल में पिता दामोदर दास मोदी नरेंद्र को लेकर बहुत चिंतित थे। पता नहीं बेटा कहाँ है, किस हाल में है। वे किसी भी तरह नरेंद्र से मिलना चाहते थे। छोटे भाई पंकज ने नरेंद्र से संपर्क किया। नरेंद्र भेष बदलकर छिपते छिपाते अपने मामा के घर अहमदाबाद के दाणी लीमड़ा इलाके पहुंचा, जहां उसने पिता और भाई को बुला लिया था। पिता नरेंद्र की वेशभूषा देखकर दंग रह गए। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में नरेंद्र की भूमिका को जाना तो गर्व की अनुभूति हुई। इमरजेंसी ने नरेंद्र को बड़ी भूमिका निभाने का मौका दिया। संघ के साथ ही गांधीवादी, साम्यवादी सभी विचारधाराओं को जानने समझने का अवसर मिला। संघ से जुड़े लोगों को गुप्त ढंग से जोड़ने का काम तो चलता ही रहा। अटल जी भी जेल में थे, अडवाणी जी भी जेल में थे और संघ के जितने लोग थे सब जेल में थे, बाला साहब जी भी। मगर ये लोगों के बीच में जो है पत्र व्यवहार के थ्रू पूरा जो जनता पार्टी का फॉर्मेशन के बारे में चर्चा होता था। 21 मार्च 1977 इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए और केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उनके मंत्रिमंडल में वाजपेयी, आडवाणी जैसे जनसंघ के बड़े नेता भी शामिल हुए। Our decision is that you choose Morarji Desai. देश में नए राजनीतिक समीकरण बने। नरेंद्र को भी नई जिम्मेदारी मिली। उसे गुजरात से संबंधित आपातकाल का इतिहास लिखने को कहा गया। नरेंद्र ने पुस्तक लिखी, संघर्ष मां गुजरात। तो इमरजेंसी में पूरा कार्य संघर्ष में कैसे चला, इसमें वेश बदल करना, अंडरग्राउंड लोगों को संपर्क रखना, कब कौन कहाँ सत्याग्रह करेगा और जेल में जाएगा, ऐसे अंडरग्राउंड नेताओं की जो बैठक होती थी उनकी भी व्यवस्था करना, ऐसे सब व्यवस्थाओं में नरेंद्र भाई का रोल एक बड़ा था, जो हम संघर्ष में गुजरात वो पुस्तक में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। 27 साल के नरेंद्र की पुस्तक का लोकार्पण मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल ने किया। ये पुस्तक भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधेरे काल का चमकदार दस्तावेज बन गई। पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि इसका हिंदी अनुवाद
आपातकाल में गुजरात नाम से प्रकाशित हुआ। भूमिकाएं, स्थान बदलते रहे, अविरल। इमरजेंसी के बाद नरेंद्र का दिल्ली आना जाना लगा रहा। संरक्षक की भूमिका निभाते आ रहे वकील साहब नरेंद्र को तराशते रहे। वकील साहब की सलाह मानते हुए मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में बीए किया। मोदी जी वकील साहब के मानस पुत्र थे। वकील साहब के स्मरण में ही पूरा संस्कार धाम खड़ा है, जिसे लक्ष्मण ज्ञानपीठ के नाम से हम जानते हैं। 11 अगस्त 1989 दोपहर 3:15 बजे गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना बांध तेज बारिश से टूट गया। कुछ ही देर में बाढ़ के प्रकोप से 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। शहर शमशान बन गया। लाशों के कारण महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया। इस त्रासदी की जानकारी पाते ही मोदी फटाफट मोरबी पहुंचे। संघ के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। घर घर में जाके उसका कीचड़ कादव निकालना, इतना ही जो मृतदेह उनका अंतिम संस्कार करना। नरेंद्र भाई भी उसमें हमारे वकील साहब की सूचना से तुरंत पहले ही वीक में आ गए। मोरबी के बाढ़ पीड़ितों के लिए राजकोट में राहत शिविर लगाए गए और इन शिविरों में सबका ध्यान रखा गया। यहां मुस्लिम परिवार बड़ी तादाद में थे, जिनके लिए रमजान के महीने में सहरी तक की व्यवस्था की गई। ये सब काम बड़ा कठिन था और उसको फिर से खड़ा करना, ये पूरा मेरे ख्याल से 2-3 महीने तक ये काम चला था और नरेंद्र भाई उसमें निरंतर वहां पर बने रहे थे। मोरबी की घटना के 2 हफ्ते पहले ही मोरारजी देसाई की जगह चौधरी चरण सिंह ने पीएम की कुर्सी संभाली, लेकिन उनकी सरकार भी 6 महीने के अंदर गिर गई। जनता मोर्चा का प्रयोग 3 साल में धराशायी हुआ और जनवरी 1980 में हुए चुनावों में इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की। 6 अप्रैल 1980 जनसंघ से जुड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल जी ने घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी बनी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। अटल जी का वो बहुत बड़ा वाक्य है, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और कमल की घोषणा हुई उस वक्त। 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में बड़ी संख्या में दलित परिवारों को इस्लाम में धर्मांतरित किया गया। इस घटना से देश भर में हाहाकार मचा। हिंदू समाज की एकता को सुदृढ़ करने के लिए संघ परिवार तेजी से हरकत में आया। देश भर में एकात्मता यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ। देश के करीब 6 करोड़ लोगों से इस दौरान संपर्क किया गया। इस यात्रा के गुजरात में आयोजन का दायित्व संभाला नरेंद्र मोदी ने। मोदी की नेतृत्व क्षमता को नया आयाम मिला। देशनो तमाम नागरिक एक छे। देश के तमाम नागरिक एक है। इस उद्देश्य के साथ गंगा जी और भारत माता, गंगा जी का कुंभ और भारत माता का चित्र लेकर एक साथ 2 रथ देश भर में निकाले गए। मैं मानता हूं कि ये रथ यात्रा किस तरह से निकाली जाए, इसका विचार भी नरेंद्र भाई का ही था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के कारण कांग्रेस को बम्पर जीत हासिल हुई। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। अगले ही साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस ने 182 में से 149 सीटें हासिल की। बीजेपी को महज 11 सीटें मिली। बीजेपी को मजबूत करने के लिए संघ से अच्छे प्रचारकों को पार्टी में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। दिसंबर 1986 आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के निर्देश पर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए। 1.5 दशक से संघ के कार्य को विस्तार देने में लगे मोदी नए रास्ते पर निकल रहे थे। हृदय के उद्गार कविता में बह निकले। मां, मैं जानता हूं इस शरीर को अब एक नए रंगमंच पर ले जाना है। नए रंगमंच के अनुरूप इसकी साज सज्जा करनी है। मन, बुद्धि,
हृदय, शरीर के इन सब अंगों को अब इस नए रंगमंच के अनुरूप ढालना है। He used to write it as a letter. अपने दिल में क्या उनकी उत्तेजनाएं हैं वो जगत जननी से बताते थे। उनको लगता है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, वो माँ उनका हाथ पकड़कर उस मुश्किलात की घड़ी से उनको बाहर निकालेगी। संघ से बीजेपी में आते ही मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती 1987 में आई, जिसे उन्होंने अवसर में बदल दिया। अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव था। रणनीति और प्रचार की जिम्मेदारी खुद मोदी ने संभाली। नारा दिया, बस હવે तो भाजप। उस टाइम नरेंद्र भाई मोदी ने ये स्लोगन दिया था, बस अब भाजपा। उस टाइम पे जो स्लोगन बने, जिस स्लोगन ने एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया बीजेपी को ऊपर उठाने का देश की पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो स्लोगन्स का जो कॉइनर थे उसके, वो ज्यादातर नरेंद्र भाई थे। अहमदाबाद नगर निगम चुनावों में बड़ी जीत के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का संगठन मंत्री बना दिया गया। मोदी ने गुजरात में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने के लिए यात्रा की रणनीति का सहारा लिया। किसानों के मुद्दों को लेकर 1987 में न्याय यात्रा, तो आदिवासी इलाकों को केंद्र में रखते हुए 1988 में लोक शक्ति यात्रा। तो जो प्रश्न, जो समस्या लोगों को पीड़ित करती थी, इस समस्या को लेके समस्या को हल कैसे किया जाए, उनका सुझाव देते हुए गुजरात में विविध क्षेत्रों में यात्रा हुई और इसी यात्रा से लोग जुड़ते गए। उन्नीस में ही मोदी एक और यात्रा पर निकले, भोले भंडारी के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। विदेश विभाग की तरफ से पहली बार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का जत्था भेजा जा रहा था। मोदी भी ऐसे ही एक जत्थे में शरीक हुए। यात्रा से वापस लौटे तो सूचना मिली कि पिता दामोदर दास मोदी की तबीयत काफी खराब है। नरेंद्र तुरंत वडनगर पहुंचे। प्राण निकलने से पहले पिता मानो अपने कुमार का ही इंतजार कर रहे थे। बेटे से मुलाकात हुई और दामोदर दास मोदी ने सदा के लिए आंखें मूंद लीं। अगले ही दिन नरेंद्र नए पथ पर निकल पड़े, अविरल। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में बोफोर्स घोटाले के साए में 1989 के लोकसभा चुनाव हुए। गुजरात में जनता दल के साथ मिलकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। मोदी को अपनी रणनीतिक कुशलता दिखाने का बड़ा मौका मिला। गठबंधन के तहत गुजरात में जिन 12 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, उन सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। मोदी का सिक्का और जमा। कि मोदी जी का काम करने का तरीका वो अपने आप में एक अनूठा है। काम कुछ भी हो, उसका पूरा आयोजन करना और आयोजन को एक बार चकास लेना, उसके बाद अमल में लाना। तो ये प्लानिंग करके किसी काम को अंजाम देने की जो उनकी पद्धति है, उसी में ही इनकी सफलता का राज है।
1989 के लोकसभा चुनावों ने बीजेपी को ताकत दी। पार्टी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का फैसला किया। रथ यात्रा की पूरी प्लानिंग मोदी के जिम्मे रही, जो गुजरात में पहले ही कई सफल यात्राएं आयोजित कर चुके थे। सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली थी। आजादी के तुरंत बाद सरदार पटेल की प्रेरणा से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। बीजेपी अपनी अगुवाई में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण कराना चाह रही थी। रामलला के जन्म स्थान की उस जगह जहां के प्राचीन मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी राम मंदिर के लिए जन समर्थन जुटाने की तैयारी कर रही थी। पार्टी का अपना जनाधार बढ़ना स्वाभाविक था। आडवाणी की यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन साल भर बाद मोदी खुद एक बड़ी यात्रा पर निकले। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की। इसे नाम दिया एकता यात्रा का। हमारी मांगे हैं 3, धारा 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ, भारत देश बचाओ। उस वक्त कश्मीर में पंडितों की हत्या, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार, पलायन जारी था। घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को जगाने के उद्देश्य से थी मोदी की ये यात्रा। जिद ये कि जान रहे या जाए, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर रहेंगे। लाल चौक में पोस्टर्स लगाएं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी से इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। तो माहौल इतना भावुक था देश के लिए, एकता के लिए, कि मरने के लिए हम सब कार्यकर्ता एकदम जुस्सा में था। दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा गिरा दिया गया। गुजरात में जनता दल और बीजेपी का गठबंधन टूटा। 1995 के गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी अकेले लड़ी। जबरदस्त जीत हासिल हुई। गुजरात में पहली दफा बीजेपी की अपनी बहुमत की सरकार बनी। जीत के पीछे थी नरेंद्र मोदी की रणनीति। बीजेपी came to power with almost 2/3 majority in 1995. सबने सोचा कि शंकर सिंह वाघेला चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनकी भी आकांक्षाएं थी। लेकिन नरेंद्र भाई ऐसा मानते थे कि केशुभाई का सीएम बनना वो पार्टी के लिए ज़्यादा हितकारी रहेगा, और उन्होंने पार्टी में ऐसा एक माहौल बनाया जिसकी वजह से केशुभाई चीफ मिनिस्टर बने। जीत की खुशी ढंग से मना पाते उससे पहले ही पार्टी के अंदर बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ। शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया। केशुभाई की सरकार में अपने समर्थकों की अनदेखी का आरोप लगाया। ठीकरा फोड़ा नरेंद्र मोदी के सर पर। तो बीजेपी के जो एमएलए थे उनमें उन्होंने एक तरीके से एक फूट डालने का प्रयत्न किया। शंकर सिंह वाघेला बड़ा तबका लेके वो चले गए यहां से खजुराहो, और उनके समाधान की बात जब अटल जी और शीर्ष नेतृत्व ने की, तब शंकर सिंह ने शर्त रखी थी कि मोदी जी को गुजरात के बाहर भेजा जाए, तभी हम वापस आके केशुभाई की सरकार को चलाएंगे। तो अटल जी ने ये फॉर्मूला स्वीकार किया, और मोदी जी तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे ही, पार्टी जो फैसला करे उनको स्वीकार करते थे। तो इसी फैसले में उनको गुजरात छोड़ने का तय हुआ।
नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम से आहत हुए, लेकिन पार्टी के हित में गुजरात छोड़ना स्वीकार किया। 28 सितंबर 1995 को गुजरात के संगठन महामंत्री का पद त्याग दिया। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही।